से सरकार को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर वक्त रहते हुए हमने इस पर कदम नहीं उठाया तो ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस, देश की बहुत बड़ी आबादी जो गरीबी में जी रही है और पॉवर्टी लाइन से नीचे है और डेली वेजेस के मजदूर हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा होने वाली है। दूसरी बात जो हम इस वक्त कह रहे हैं, जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान है, लेकिन जमात इस्लामी समझती है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इशू है कि गर्मी की जो हीट वेव इस वक्त पूरे देश में चल रही है और उसकी वजह से हीट रिलेटेड इलनेस बढ़ रही है और ख़ास तौर से इससे जो तबका प्रभावित हो रहा है वो तबका वो है जो डेली वेजेस पर काम करता है, जो मजदूरी करता है और जो धूप में काम करता है, और ऐसे लोग जिनके पास शेल्टर नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास रहने को प्रॉपर घर नहीं है, उन लोगों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आना भी शुरू हो गई हैं। और अभी तो मई की शुरुआत है और मई जून जुलाई तक ये हीट वेव और गर्मी का जो मौसम है, इसमें हर साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं। तो हमने सरकार को ये मशवरा दिया है कि वो अपने हॉस्पिटल्स में इस तरह की सुविधाएं मुहैया कराए कि इस तरह की जो हीट रिलेटेड सिकनेस और इलनेस जो है वो उसका इलाज लोगों को आसानी से मिल सके। इसके अलावा वो जो टाइमिंग्स है लेबर के और मजदूरों के, उनके टाइमिंग्स को भी ज़रा मॉनिटर और कंट्रोल करे कि तेज़ धूप में उनको काम ना करना पड़े। इसके साथ साथ जो शेड्स वगैरह हैं और उसका निर्माण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि तेज़ धूप से बचा जा सके। इसका सीधा सीधा जो ताल्लुक और संबंध है वो एनवायरमेंटल क्राइसिस से है, जिसकी तरफ हमने इशारा किया है कि हमारी जो डेवलपमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को सामने रखते हुए वो पॉलिसीज आगे बढ़ाना चाहिए। जंगलों में जो बेतहाशा और अंधाधुंध जिस तरह से कटाई हो रही है पेड़ों की, और पहाड़ों को जिस तरह से खोदा जा रहा है और जिस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो ट्राइबल हमारे लोग हैं, आदिवासी लोग जंगलों में और पहाड़ों में रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको वहाँ से हटने पर मजबूर किया जा रहा है और वो चीज़ें डेवलपमेंट के नाम पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को और कैपिटलिस्ट को हैंडओवर की जा रही हैं। उसकी वजह से ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी पैदा हो रहे हैं। ये जो इम्बैलेंस हो रहा है एनवायरमेंट का, उसका कारण यही है कि हम अंधाधुंध तरीके से जंगलों की कटाई और पहाड़ों के जो रिसोर्सेज हैं उनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको बहुत ज़्यादा उसमें डिस्टर्ब करने की कोशिश हो रही है। तो हमने सरकार से ये बात कही है कि अपनी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को इकोलॉजिकल बैलेंस को सामने रखते हुए और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो पूरा एक प्रोसेस है, बुनियाद है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो हमारी पॉलिसीज़ में बदलाव लाए। और आखिर में जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं और उनके रिजल्ट आपके सामने हैं, 3 राज्यों में सत्ता बदली है और 2 राज्यों में वही लोग रिपीट हुए हैं। तो इस पर हम ये समझते हैं कि हमने अपने इस प्रेस नोट में जो सत्ता में आए हैं उनको कुछ बातें कही हैं कि उनको किस तरह से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको हमने कुछ चीज़ों को फॉलो करने की बात कही है, और आवाम और पब्लिक में की जिम्मेदारी क्या है वो निभाने की हमने बात की है। हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल वायलेंस खासतौर से बंगाल में हो रहा है और रिजल्ट्स के बाद वहाँ पर वायलेंस भी हो रहा है। मॉब जो है वो ख़ास पार्टी के जो समर्थक हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के जो शॉप्स हैं उनको अटैक कर रहे हैं, यहाँ तक कि बुलडोजर तक वो ले जाकर उससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में क्या हुआ है, और हम समझते हैं कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर जो भरोसा और एतमाद
जनता का होना चाहिए, वो एतमाद भरोसा कम हुआ है। तो हमने अपने प्रेस नोट में उस तरफ इशारे किए हैं। तो मैं मलिक मोहतसिम खान साहब इस पर और डिटेल में आपके सामने पूरे 5 राज्यों में जो चेंजेस आए हैं और जो नतीजे आए हैं उस पर बात करें। मीडिया फ्रेंड्स, जो असेंबली इलेक्शन अभी हुए हैं और उसके रिजल्ट आ चुके हैं, जैसे कि बताया गया कि कुछ रियासतों में नई रियासती हुकूमतें आएंगी पहली बार का मतलब इस इलेक्शंस में, और कुछ रियासतों में वो गवर्नमेंट्स कंटिन्यू करेंगी। तो सबसे पहला जो हमारा कहना यही है कि जो हुकूमतें दोबारा मुंतखब हुई है या पहली बार मुंतखब हुई है, उनको अपनी रियासत में जो अवाम है, जनता है, उनकी खुशहाली, उनकी बेहतरी, उनकी तालीम, उनकी सलामती, उनके सुख और उनके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए उनको अपनी रियासतों में काम करना चाहिए। और जो कुछ डिविजिव एजेंडा है उसको छोड़कर इंक्लूसिव पॉलिसी इख्तियार करते हुए उनको अपनी अपनी रियासतों में जनता की भलाई के लिए काम करना है। इसके ऊपर हम उनको तवज्जो दिलाते हैं। अब जो 5 रियासतों में जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, उसमें एक वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस में उसमें बहुत सारे सवालात हैं। एक सवाल यह है कि SIR ने वहां के लाखों लोगों को वोट देने से महरूम कर दिया और उन वोटों की कमी ने वहां के इस इलेक्शंस पर जीत और हार पर बहुत असर डाला है। तो इससे ये नतीजा निकलता है कि क्या वेस्ट बंगाल का असेंबली इलेक्शन हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज के मुताबिक है, ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक है, या ये कोई लूट वोट चोरी इसका कोई ये तमाशा है। उसी तरीके से जो वहां के मुसलमान भी हैं और दलित भी हैं और पसमानदा लोग भी हैं, उनको वोट के इस्तेमाल में भी बड़ी परेशानी आ रही है। इलेक्शन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने लोगों को वहां इलेक्शन के काम पर रखा। इससे साफ जाहिर है कि वो एक किस्म का इल्जाम वहां की रियासती हुकूमत ने लगाया कि ये एक किस्म का मरकज की तरफ से, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को अपने काम से रोकना है और इलेक्शन कमीशन में फेवर हासिल करना है। उसी तरीके से जो बड़े पैमाने पर ट्रांसफर्स किए गए, रैगिंग है, और जो सेंट्रल जो फोर्सेस है जो डिप्लॉय की गई थी उनका गैर जानिबदारा रवैया नहीं रहा। ये शिकायत है कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस जो वहां की रूलिंग पार्टी थी उसके मुकाबले में दीगर पार्टियों की उन्होंने उनकी मदद की। तो ये सब सवालात हैं जो वहां के इलेक्शंस की जो शफाफियत है उस पर संगीन सवालात खड़े करते हैं। रिजल्ट आ गया है और हुकूमत करीब में बन जाएगी, लेकिन वहां रिजल्ट आने के बाद का भी जो सिचुएशन है कि वहां पर कई जो है पार्टियों के खासतौर पे जो रूलिंग पार्टी हमारी स्टेट में उसके जो ऑफिसेस को जला दिया गया है, लूट मार मची है और अवाम की जानो माल को खतरा लाक है। तो ये सब सिचुएशन ये बता रहा है कि ये जो इंतखाबात है वो इंतखाबात ये अवाम की मर्जी या अवाम की जीत नहीं है, एक किस्म से इलेक्शन कमीशन की जीत हो गई है।
लेकिन अवाम की जीत नहीं हो सकी है। तो वेस्ट बंगाल के इन हालात पर जो सवालात पैदा हुए हैं, वो सवालात वहाँ के एतमाद को जमहूरियत पर, इलेक्शन कमीशन पर जो कॉन्फिडेंस है वो मजरूह हुआ है। उसी तरीके से जहां तक असम का ताल्लुक है, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या असम, उसमें इलेक्शन के दौरान जो नैरेटिव इस्तेमाल किया गया है, जो उनकी स्पीचेस थी, हेट स्पीचेस थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने और हमारे पूरे सिस्टम ने कई सवालात खड़े किए हैं, उन सब का वहां इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो पोलराइजेशन का और जो हेट स्पीचेस का और जो गलत नैरेटिव का जो इस्तेमाल किया गया है, वो सारी दुनिया के सामने है। तो ये इलेक्शन के इस पूरे प्रोसेस के ऊपर बहुत संगीन सवालात खड़ा करता है। यही बात असम में दोहराई गई थी। तो ये जो स्टैंडर्ड है हमारे, ये जो हमको जमात इस्लामी इस मौके पे तशवीश का इज़हार करती है कि जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो इलेक्शंस का स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो नैरेटिव को पेश करने का स्टैंडर्ड होना चाहिए, और जिन मौज़ूआत पर, जिन बुनियादों पर इलेक्शंस होने चाहिए, उन सब से हटकर यहाँ पर हुआ है। अब जो दूसरी रियासतें हैं, एक तो केरला है और एक तमिलनाडु है। केरला में जो तब्दीली हुई है वो तो आमतौर पे वो हर 5 साल में तब्दीली होती थी, लेकिन अब की बार 10 साल हो गए। तो वो तब्दीली तो वहाँ की एक नॉर्मल एक्सरसाइज है कि एक बार एलडीएफ, एक बार यूडीएफ। तो इसलिए वहाँ की तब्दीली का कोई दस्तूर की और जो मुल्क के आइडिया ऑफ इंडिया की, इससे कोई उससे वहाँ की जो है लोकल नीड्स हैं, इसलिए उसका ताल्लुक जो है वो केरला तक महदूद है। लेकिन वहां भी तब्दीली आई है। तमिलनाडु में जो तब्दीली आई है, ये खुद भी एक बड़ा डेमोक्रेटिक अच्छा चेंज है। जैसे बंगाल में तब्दीली आई, तमिलनाडु में तब्दीली आई, केरला में तब्दीली आई, तो हो सकता है कि 2029 में भी पूरे इंडिया के अंदर भी जो यूनियन इलेक्शन होंगे, जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, उसमें भी ऐसी तब्दीलियों का इम्कान है। तो जमहूरियत में ऐसी तब्दीलियां, ये बहुत कोई गलत बात नहीं है। तो ऐसी तब्दीलियों को वेलकम किया जाना चाहिए। तो हम वो जो तमिलनाडु में जो तब्दीली है, वो भी हम समझते हैं कि जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन और देश के आइडिया ऑफ इंडिया और पब्लिक की जो नीड्स हैं, उसको उन्होंने वहां पे हाईलाइट किया। और जो दो चीजें पहले से थी, ऑल इंडिया अन्ना के हो या डीएम के हो, उसके मुकाबले में तीसरा ऑप्शन उनके सामने आया, उसको उन्होंने अख्तियार किया है। तो वो 2 रियासतों की वो तब्दीली तो मुल्क के इस पूरे निजाम में कोई बहुत ज्यादा बहस का मौजू नहीं है। लेकिन जो बंगाल की तब्दीली है और जो आसाम का कंटिन्यूएशन है, ये बहुत संगीन सवालात लाता है कि क्या वाकई ये पब्लिक मैंडेट है या ये इलेक्शन कमीशन और जो धांधलियां हैं, उन धांधलियों का नतीजा है। तो इस मौके पर ये कुछ सवालात का खड़ा हो जाना, और वहां की चीफ मिनिस्टर जो अब तक रही है, उनका ये कहना कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, क्योंकि ये जो इलेक्शन जो हुआ है वो कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। ये सारी दुनिया को क्या पैगाम देता है? ये यही पैगाम देता है कि जो कुछ हुआ उसमें शफाफियत नहीं है, उसमें यानी अवाम को आज़ादी से वोट देने का मौका नहीं मिला, और एसआईआर ने एक बहुत वहां पे खेल खेला गया है। तो इन पूरे हालात में हम अपोजिशन के इस रवैये को भी हम देखते हैं कि अपोजिशन पार्टीज को चाहिए था कि वो बंगाल में हो या असम में हो या दीगर रियासतों में भी, वो उनके पास कोई अच्छी हिकमत अमली होती, सूझबूझ से काम करते, अच्छा कोऑर्डिनेशन होता, अच्छी नेटवर्किंग होती, और अवाम को मोबिलाइज करने में वो ग्राउंड पर सही काम करते, तो हो सकता है कि नताइज में और कोई फर्क हो सकता था होगा। लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसमें हम अपोजिशन पार्टी से ये चाहते हैं कि वो अपोजिशन पार्टीज एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें और देश को आगे बढ़ाने में और जनता को सहूलतें पहुंचाने में वो हुकूमत के दरमियान में बहुत कंस्ट्रक्टिव रोल पैदा करें। जितना अच्छा हुकूमत का या गवर्निंग पार्टी का होना जरूरी है, उससे अच्छा, उससे ताकतवर अपोजिशन का रहना भी डेमोक्रेसी की सेहत के लिए जरूरी है।
तो हम समझते हैं कि उन अपोजिशन पार्टीज को कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। तो ये जो इलेक्शंस हैं, वो इलेक्शंस हम सबको एक पैगाम देते हैं कि देश में हमको जमहूरियत को और इलेक्शन के इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर लोगों का जो एतमाद है वो उठता जा रहा है। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की भी जरूरत है और इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म्स की भी जरूरत है, ताकि जनता के अंदर इस पूरे प्रोसेस पर एतमाद को बहाल किया जा सके। जी, अब मौका है, आप जो 3 बातें यहाँ बयान की गई हैं, मोहतरम इंजीनियर सलीम साहब ने भी बहुत सी बातें रखी हैं और हमने भी बातें रखी हैं। इस पर कुछ देर आप अपने सवाल कर सकते हैं, जवाब दिया जाए। ये बात दुरुस्त है कि वेस्ट बंगाल में और असम में जो असेंबली इलेक्शन जीते गए हैं, और उससे पहले भी देश में बहुत से असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट के इलेक्शंस भी हुए हैं। तो हमारे देश में ये जो इलेक्शंस को जीतने के लिए पोलराइजेशन का, गोलाबंदी का और यानी कम्युनल डिवाइड का जो एजेंडा है, वो एजेंडा हमारे पॉलिटिशियंस उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देश की सियासत के लिए, जमहूरियत की सेहत के लिए और अवाम के भलाई के पहलू से बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो इलेक्शंस होने चाहिए वो तो तालीम पर, रोजगार पर, महंगाई पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हेल्थ पर, इन चीजों पर इलेक्शंस होने चाहिए। अब ये इलेक्शन उसके बजाय कम्युनल एजेंडे पर, डिवीजन पॉलिटिक्स पर और पोलराइजेशन के जरिए हो रहे हैं। अब ये पोलराइजेशन कौन कर रहे हैं, ये सब आप जानते हैं। अब जो हमारे देश में जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो इसका दूसरे पार्टियां भी करती हैं। देश में ये खुद एक बदनुमा दाग है कि असल इश्यूज के बजाय दूसरे इश्यूज पे हो रहे हैं। तो ये बात आपने जो बयान की है, ये इसका एक नोटिस तो हम आवाम को भी लेना है, जैसे हम हैं, लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको भी लेना है और जनता तक भी ये बात जाना है कि इस पर ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इससे अवाम का भला नहीं है, ये देश के हक में नहीं है। और जो कुछ बंगाल में हुआ, जो कुछ असम में हो रहा है, इससे पहले पार्लियामेंट के इलेक्शंस में भी हुआ, बहुत सी रियासतों में हो रहा है। तो ये इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, हम तो अपनी बात पेश करते हैं आपके जरिए से, फिर हम जनता से अपने ताल्लुकात को निभाते हैं। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सिंपोजियम करते हैं, सेमिनार करते हैं, डोर टू डोर कांटेक्ट करते हैं। हमारे अपने ताल्लुकात हैं, जिससे हम अपने ताल्लुकात की जितनी लिमिट्स हैं उसके अंदर हम आवाम को बेदार करने की और उनको जहन साजी उनकी करने की पूरी कोशिश करते हैं। अपोजिशन पार्टीज को भी मुतवज्जे करते हैं, रूलिंग पार्टी को भी हम बार बार कहते हैं कि तुम्हारा ये जो तरीका है ये सही नहीं है। तो हम अपना काम करते हैं, लेकिन ये इलेक्शन के मौके पर जो पैसा है, जो ऑफिसर्स के साथ मिलकर धांधली है, और जो मीडिया है, और जो SIR है, और जो ऑफिसर्स के तबादले, ये जो इतना बड़ा काम किया गया, इसके बाद भी अगर वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतती तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या मुकाम रह जाता था? ये तो इलेक्शन कमीशन का क्या मुकाम रह जाता था? तो इलेक्शन कमीशन ने, भारतीय जनता पार्टी ने उतने सब हथकंडे इख्तियार किए, हरबे इख्तियार किए, पोलराइजेशन के, नैरेटिव के, और जो कुछ एजेंसीज उनके पास, उन सबको इस्तेमाल किया। तो इसके बाद तो वहां जीतना बहुत जरूरी था। तो वो एक अलग बात है कि वो हक इंसाफ के मुताबिक हुआ या दस्तूर और उसूलों के खिलाफ हुआ। तो जो कुछ हुआ वो सही नहीं है, उसको रोकने की हम आइंदा भी कोशिश करेंगे, अभी कोशिश करते हैं। प्रेस के जरिए से भी, आपके जरिए से भी हम आवाम तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि कौन हुकूमत में आता है उतना अहम नहीं, कैसे हुकूमत में आता है। हुकूमत में आने का ये जो तरीका तय किया गया, वो देश की डेमोक्रेसी और जो हमारे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और जो हमारे जनता के असल इश्यूज हैं, उससे हटकर गलत इश्यूज पर इलेक्शन लड़ना, ये बहुत ही तबाहकुन है। जो सवाल था, इसमें एक बात मुझे ऐड करनी है जरा, और वो ये कि इस इलेक्शन ने एक खास मैसेज दिया है आवाम को
और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कि क्या हमारी डेमोक्रेसी इस देश में अब सुरक्षित रहेगी, क्या अब डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे लोगों का भरोसा बचा रहेगा। इस पर एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है और मुझे लगता है कि ये खासतौर से वेस्ट बंगाल के नतीजे और आसाम के नतीजे ये बता रहे हैं कि मुझे लगता है कि अब पॉलिटिकल पार्टीज को और आम जनता को इस बारे में बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से नफरत और डिवीजन की पॉलिटिक्स की गई और उसको एक तरह से एक्सेप्टेंस मिल रहा है लोगों में और उसकी वजह से लीडरशिप और पार्टियां जीत हासिल कर रही हैं, उसकी वजह से और ज्यादा उनको हौसला मिल रहा है कि यही एक तरीका है जिससे पावर में आया जा सकता है। इसको तोड़ने की जरूरत है और ये आवाम की बेदारी और आवाम की जागृति के बगैर नहीं होगा। तो ये पार्टीज के लिए भी, सेकुलर पार्टीज के लिए भी और आवाम के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का और असम के इलेक्शन का ये एक मैसेज है कि इस देश को अब और ज्यादा जागने की जरूरत है अपने डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में। और जिस तरह से बिहार में और ये बंगाल में, असम में SIR के जरिए से लाखों लोगों को वोट से हटाया गया और एक प्लान तरीके से एक खास कम्युनिटी को जिस तरह से टारगेट किया गया और असम के और वेस्ट बंगाल के जो रिजल्ट्स हैं कंस्टिट्यूंसी वाइज वो भी बता रहे हैं कि उस SIR का डायरेक्ट असर जो है वो पड़ा है। तो इलेक्शन कमीशन की मदद से जिस तरह से डिफ्रेंचाइज करने की कोशिशें हुई है वो डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा अटैक है और मुझे लगता है कि इलेक्शंस के बाद भारत की जनता, भारत के जागरूक नागरिक, पार्टियां, सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट और आप जैसे मीडिया के जिम्मेदार लोगों को मुझे लगता है अब और आगे आकर और डेमोक्रेटिक इस पूरे एनवायरनमेंट को, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और इलेक्टोरल प्रोसेस को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा। देखिए ये जो आप बता रहे हैं वो तो रिजल्ट है उस हेट पॉलिटिक्स का जो हम बता रहे हैं, हम तो जड़ पर बात कर रहे हैं, उसके नतीजे में ये सब चीजें हो रही हैं। तो आप तो उसको ऐड ही कर रहे हैं हमारी बात में कि ये सब होगा और ज्यादा होगा अगर इसको रोका नहीं गया तो, ये हम कह रहे हैं। और ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है और जो भी गवर्नमेंट पावर में है उसका मसला है। और एक और बात है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और हमारी जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है उनको पॉलिटिकल एजेंडा के मुताबिक काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पूरे ईमानदारी और निष्पक्षता से अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और हमने देखा बिहार, ये असम में भी और वेस्ट बंगाल में भी कि किस तरह सेंट्रल फोर्सेस का और इलेक्शन कमीशन के जरिए से ब्यूरोक्रेसी का जिस तरह से इस्तेमाल करके एक खास एजेंडा पर अमल कराया गया, वो देश के लिए बहुत चिंताजनक कही गई है। दोबारा भी सुन लीजिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को भी हमने इसमें शामिल किया है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी जरूरी है, लेकिन जिस तरह डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज हो रहा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। One Muslim leader, Yes. Humayun Kabir, Oh, tried his best to polarize West Bengal. he's not a Muslim leader, number one. But he's a His name is like Muslim. okay. He's from Muslim community. Okay. I am asking, even Muslim personnel law board, Jamaat-e-Islami and any other Muslim organization didn't condemn his work to polarize the Bengal, and it reflected and resulted in the poll result. हम शुरू से कंडेम कर रहे हैं। जिस दिन से वो नाम सामने आया है, जिस दिन से उन्होंने एक खास प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है, डे वन से हम कह रहे हैं कि ही इज वर्किंग फॉर ए कम्युनल फासिस्ट एजेंडा। ये राहुल गांधी ने कहा है, ट्वीट किया है आज कि हर छठा जो है बीजेपी का जो मेंबर इलेक्ट हुआ है वो वोट चोरी से हुआ है। बंगाल और आसाम के बारे में तो लगाया है, इस पर आपका क्या टेक है?
हाँ, इन सवालात को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और ये बहुत सीरियस सवालात हैं और जनता और पार्टियों को और इलेक्शन कमीशन को खास तौर से अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए इसका जवाब देना चाहिए। इंजीनियर साहब, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो बंगाल में और आसाम में भी वो चुनाव लड़ने गए थे। जब आप एक तरफ बीजेपी के ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं तो असदुद्दीन ओवैसी भी जाकर, या हुमायूं कबीर का आपने भी जिक्र किया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल है, तो वहां पे नारे तकबीर के नारे जब स्टेज से लगाए जाते हैं तो क्या दूसरी तरफ से ध्रुवीकरण नहीं किया जाता है? इसका असर नहीं पड़ेगा? जब तादाद मुसलमानों की कम है और नारे तकबीर लगाई जाएगी तो जाहिर है कि उधर भी पोलराइजेशन होगा। हम हर किस्म के पोलराइजेशन के खिलाफ हैं शुरू से, हर किस्म के। हमने पोलराइजेशन कहा है, जो भी सोसाइटी को डिवाइड करेगा कम्युनल बेसिस पे और पोलराइज करेगा वो इस देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। ओवैसी साहब का रोल क्या है? हर किस्म का पोलराइजेशन, नेम्स आर नॉट इम्पोर्टेंट।